Hello students, very good morning to all. Welcome to St. Wilfred's Law College online classes. Today we are going to discuss about the topic on summons. Summon is defined under order 5th and along with the sections 28, 20, 27, 28 and 29. Order 5th regarding to the issues and सर्विस ऑफ द समन, यानी कि जो समन है उसको कैसे इशू किया जाता है और किस तरह की उसको सर्विस किया जाता है, उसकी तामील होती है। ऑर्डर 5 में 30 रूल्स दिए गए हैं। 30 रूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग टू द इश्यूज़ ऑफ समन, कि समन किस तरह से इश्यूज़ किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो ऑर्डर 5th के रूल 1 से लेकर रूल 8 तक इश्यूज़ के बारे में बताता है, इश्यूज़ ऑफ समन। एंड ऑर्डर रूल 9 से लेके 30 बताता है सर्विस ऑफ समन, जो इसका सेकंड पार्ट है। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 27, 28, 29 एंड रूल 1 to 8. Rest of the part which is rule 9 to 30 we will discuss later on in our next lecture. Now first of the question raised that what is summon, what are the objective of summon, and which sections is contained in this summon, and which order applicable on summon. ऑर्डर 5th जो है वो बताता है समन के बारे में, और सेक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं सीपीसी में 27 से लेके 32 तक। पर 27, 28, 29 हम आज ऑर्डर 5th के रूल 1 से लेके 8 तक जो दिए गए हैं उसके साथ में हम इसको रीड आउट करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द समन। समन स्टार्ट किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी केस, कोई भी सू जब इंस्टीट्यूट किया जाता है कोर्ट में प्लेंटिफ के द्वारा, तो प्लेंटिफ का सू जब फाइल कर दिया है उसने, उसके बाद में कोर्ट समन इशू करता है फॉर द डिफेंडेंट के अपीयर होने के लिए, उसके आंसर देने के लिए, उसके रिटर्न स्टेटमेंट को देने के लिए समन इशू किया जाता है। नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट रिगार्डिंग टू द प्लेस ऑफ सुइंग कहाँ पर किया जाएगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट डिस्कस किया गया है ऑर्डर 26। मैं वापस से आपको एक बार रिमेंबर करा देती हूँ। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट डिस्कस किया गया है ऑर्डर 26 सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में। प्लेस ऑफ सुइंग जो है वो दिया गया है जुरिस्डिक्शन सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 तक। फिर प्लेंट जो है उसका हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था ऑर्डर 7, जिसमें प्लेंट बताया गया है, प्लेंट के कंटेंट्स बताए गए हैं, पर्टिकुलर्स बताए गए हैं और किस तरह से प्लेंट बनाया जाएगा और किस तरह से उसको रिजेक्ट किया जा सकता है कोई भी कमी होने पर। और उसके बाद में जब ये सब कुछ हो जाएगा, प्लेंट चला जाएगा, तो उसके बाद में ऑर्डर 5 में समन जारी किया जाएगा, समन इशूड किया जाएगा बाय द कोर्ट। नाउ व्हाट इज समन। समन है क्या। Summon is a written order of a court in 2 copies signed by the judge or any other authorized officer requiring a person or persons to appear and answer before the court। यानी कि न्यायालय के द्वारा या न्यायालय के द्वारा अपॉइंटेड किए गए किसी ऑफिसर के द्वारा, जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके द्वारा ऐसा दो कॉपी में साइन करके ये जारी किया जाना कि जिस पर्सन के लिए वो जारी किया गया है उस पर्सन या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए वो कोर्ट में हाजिर हो, कोर्ट में प्रेजेंट हो और उसका जवाब दे जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। तो समन क्या है। एक ऐसा लिखित आदेश है न्यायालय के द्वारा जो दूसरी पार्टी को उसके लिए और उसके
जो अदर पर्सन हैं उनके बुलाने के लिए और उनका जवाब देने के लिए कि जो प्लेंट में लिखा गया है, वादी ने जो क्लेम जो किया है, जो रिलीफ उससे मांगा है, तो उसका वो जवाब आकर न्यायालय में दे। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ समन? समन हमने पढ़ा है कि भाई बुलाने के लिए है डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट के विटनेसेस को या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या क्या है समन्स के? ऑब्जेक्ट है फाइलिंग और रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि जब समन पेश किया जाता है डिफेंडेंट के लिए तो उसमें उसका टाइम दिया जाता है कि विद इन 30 डेज, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 27 सेक्शन में और ऑर्डर 5 रूल 1 में, कि 30 डेज के अंदर अंदर उसको रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है, यानी कि उसका जवाब देना होता है प्लेंटिफ ने जो भी क्लेम किया है और जो भी रिलीफ मांगा है। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए बिफोर द कोर्ट तब भी समन दिया जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर आर्टिकल्स, कोई भी ऐसा आर्टिकल्स जो रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर केस है, जो केस फाइल किया गया है उसके रिगार्डिंग भी दिया जाता है समन। नाउ समन फॉर विटनेसेस को बुलाने के लिए भी जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट के विटनेसेस के लिए है, प्लेंटिफ के विटनेसेस को बुलाने के लिए भी समन दिया जाता है। एंड टू स्टॉप फेलियर ऑफ जस्टिस मतलब कि जस्टिस विफल ना हो, वो फेलियर ना हो, इसको रोकने के लिए अगर समन पेश नहीं किया गया और प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट कर दिया और बिना सेकंड पार्टी को सुने कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो वो जजमेंट क्या होगा, वो डिफेंडेंट पर बाउंड नहीं होगा बिकॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्योंकि नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि हियर द बोथ साइड ऑडी अल्टेरम पार्टेम, दोनों पक्षकारों को सुना जाना चाहिए, तभी नेचुरल जस्टिस होगा। जब तक उसको समन नहीं भेजा जाएगा उसको क्या पता लगेगा कि मेरे खिलाफ किसी ने सू फाइल किया है, मुझसे कौन सा रिलीफ मांगा है या मेरे पे जो क्लेम किया गया है वो किस रिगार्डिंग है। तो इसलिए उसको जवाब देने के लिए, उसको टाइम प्रॉपर देने के लिए कि वो किया जाएगा कि किस तरह से समन पेश किया जाना चाहिए और उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट है। नाउ जो समन का जो फॉर्म है, जो प्रारूप दिया गया है, वो दिया गया है अपेंडिक्स बी में। सीपीसी के लास्ट में अपेंडिक्स, जो परिशिष्ट बोलते हैं इसको हिंदी में, अपेंडिक्स दिए गए हैं, वो फॉर्म बी में इसको दिया गया है। Now section 27. Now section 27 प्रोविजन रिगार्डिंग टू द समन टू डिफेंडेंट, प्रतिवादी को समन दिया जाएगा। समन किस तरह से दिया जाएगा? जब भी कोई प्लेंट, जो भी वाद पत्र है वो दायर किया गया है अंडर ऑर्डर 7 में, जब 7 में जब दिया गया है तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा, जैसा कि हमने ऑर्डर 7 रूल 9 में पढ़ा था, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग ऑफ प्लेंट। प्लेंट को एडमिट करने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, उस प्रोसीजर में कहा गया था कि वादी सारी कॉपीज़ जो हैं, जो डिफेंडेंट को देनी है वाद पत्र की, और उसके साथ में कोर्ट फी वो लगाएगा। तो सारा कुछ जो भी है उसके बाद में एडमिशन होने के बाद में, ऑर्डर 7 रूल 9 एप्लीकेबल होने के बाद में, कोर्ट जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कि प्लेंट ने विद इन 7 डेज सारी कोर्ट फी डिपॉजिट करवा दी है और जितनी भी कॉपीज़, एक डिफेंडेंट को 2 कॉपीज़ जाएंगी, तो उन कॉपीज़ को उसने डिपॉजिट करवा दिया है, तो यहाँ पर उस समन के साथ में ऑर्डर की जो प्लेंट की कॉपी जाएगी, तो उसके बाद में कोर्ट समन जारी करेगा और समन, जो सर्विस ऑफ समन होगा वो होगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि जबकि सूट इंस्टीट्यूट किया गया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस समन की सर्विस करनी होगी, उसकी तामील करानी होगी। किस पर? डिफेंडेंट पर। डिफेंडेंट पर क्यों तामील करानी होगी? बिफोर ही अपीयर्ड एंड आंसर दैट क्वेश्चन फॉर द पर्टिकुलर रिगार्डिंग केस, उस केस के रिगार्डिंग जो भी आंसर देना है उसको, उसके लिए वो अपीयर हो और उसको जो कोर्ट का वो आदेश है वो समन के द्वारा माना जाए। तो जब से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, ये पॉइंट रिमेंबर करने का है सेक्शन 27 में, कि जैसे ही प्लेंट एडमिट हो जाएगा, कोर्ट के द्वारा जो समन दिया जाएगा, उस समन को 30 दिन के अंदर, जब से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है 30 डेज़ के अंदर उसकी सर्विस करवानी होगी, उसकी तामील करवानी होगी डिफेंडेंट पर। नाउ इसी के रिगार्डिंग है रूल 1।
अब हमने यहाँ पे 27 सेक्शन पढ़ा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेक्शंस केवल प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, उसमें क्या दिया गया है, लेकिन उसका प्रोसीजर दिया गया है वो ऑर्डर और रूल में दिया गया है। तो ऑर्डर 5 रूल 1 रिगार्डिंग टू द सेक्शन 27 यही कहता है कि सूट इंस्टीट्यूशन ऑफ द समन इज डिफेंडेंट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही प्लेंट एडमिट हो जाएगा कोर्ट के द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से 30 दिन के अंदर अंदर समन की सर्विस करवानी होगी। लेकिन रूल 1 ये कहता है कि जैसे ही सर्विस समन हो जाता है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम दिया जाएगा। गॉट माई पॉइंट? रूल 1 ये कहता है कि जैसे ही समन की तामील हुई डिफेंडेंट पर उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा बिफोर द कोर्ट। नाउ आगे कोर्ट ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट फेल हो जाए, असफल हो, वो जवाब नहीं दे पाए 30 दिन के अंदर अंदर, तो आगे वो एप्लीकेशन देकर और जो डे है उनको बढ़वा सकता है। तो यहाँ पर जो डे बढ़े हुए हैं वो जो कोर्ट के द्वारा उसमें कहा गया है कि 30 डेज से आगे, यानी कि अगर कोई भी डिफेंडेंट किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने में फेल रहता है तो उसके लिए 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी कि जब फ्रॉम द सर्विस ऑफ द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन, यानी कि जब से समन की तामील हुई तब से 90 डेज, इट मीन्स 30 डेज पहले और 60 डेज बाद में, ऑल ओवर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, यानी कि 30 + 60 यानी कि 30 डेज के बाद में भी वो फेल रहता है अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करने में या अपने रिटर्न स्टेटमेंट को पेश करने में, तो कोर्ट 60 डेज का टाइम और देगा। ये इसमें सेकेंड क्लॉज में कहा गया है रूल के सब रूल। लेकिन किस तरह से देगा? आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीज़न, उसको रीज़न रिकॉर्ड्स करने होंगे, उसको अभिलेख देना होगा कि मैंने किस कारण से लास्ट 30 डेज में ये रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया मैं, तो उसको अपने रीज़न बताने होंगे जो रीज़न जेन्युइन होंगे, रीजनेबल होंगे कोर्ट की नज़र में। अब इसका प्रोविजो कहता है इफ डिफेंडेंट प्रेजेंट एंड अपीयर एट द टाइम ऑफ द प्लेंटिफ सू विच इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ, तो यहाँ पर डिफेंडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी अपीयर है कोर्ट के सामने, तो क्या समन की रिक्वायरमेंट है? नहीं। जब डिफेंडेंट ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है तो वो समन का रिक्वायरमेंट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजो। इसका परंतु यही कहता है समन कब जाएगा? जबकि वो प्रेजेंट नहीं है, उसके नोटिस में नहीं है, लेकिन जब वो ऑलरेडी नोटिस में है तो उसको समन दिया जाएगा। अब इसमें एक केस है कैलाश वर्सेस नानकू। कैलाश वर्सेस नानकू, ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का केस है ये 2003 का। इसमें कहा गया था कि अगर डिफेंडेंट 90 डेज के बाद में भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो कोर्ट क्या करेगा? तो यहाँ पर इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर 90 डेज़ के बाद में भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया जा रहा है, जो कि ऑर्डर 5 रूल 1 में दिया गया है, पहले 30 डेज़ फिर 90 डेज़, 90 डेज़ के बाद में भी नहीं किया जाता है तो कोर्ट उसको और टाइम देगा, लेकिन वो रीज़नेबल होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो जो रीज़न है वो दिए जाने चाहिए, लेकिन ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो आगे और उसको कितना टाइम देता है। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स नहीं है कि 90 डेज़ में ही रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होना चाहिए। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, डिपेंड करता है फैक्ट्स पर, डिपेंड करता है केस पर। नाउ सेक्शन 28 हम ऑर्डर 5 रूल 1 पढ़ चुके हैं, रूल 2 हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 और 29 के बाद में। नाउ सेक्शन 28 द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्विस टू डिफरेंट स्टेट, यानी कि अगर अन्य राज्य में हमें समन की तामील करवानी है तो किस तरह से करवाया जाएगा कि सर्विस ऑफ द डिफरेंट स्टेट ट्रीट
treat it as if issued by itself और लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड हिंदी और हिंदी एंड इंग्लिश। अगर किसी अदर स्टेट में सर्विस करवानी है, जो समन है उसकी सर्विस करवानी है, तो उसको भेजा जाएगा उस स्टेट में। उस स्टेट के कोर्ट के द्वारा जुरिडिक्शन जो दिया जाएगा उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके रिकॉर्ड के बाद में उसकी तामील उसी तरह से कराई जाएगी जैसे उसने खुद ने वो इशू किया हो, अपने हिसाब से कि उसने खुद ने वो इशू किया हो। और फिर इशू करने के बाद में वापस से वो रिटर्न करेगा जिसने कि पहले वाले न्यायालय ने उसको भेजा है। लेकिन उसके साथ में लैंग्वेज, जो रिकॉर्ड की जो लैंग्वेज होगी, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज अलग है तो उसके साथ ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में अलग से भेजा जाएगा लैंग्वेज में। लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज अलग है तो वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो सकेगा। नाउ सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन। विदेशी समन या विदेशी कोर्ट में जो समन है वो किस तरह से उसकी सर्विस, उसकी तामील करवाई जाएगी। इफ़ अ समन इश्यूड बाय, अब हम कह सकते हैं फॉरेन समन क्या है, विदेशी समनों की तामील किस तरह से होगी। विदेशी समन क्या है, एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट विच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट विच इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड CPC डजंट अप्लाई, यानी कि जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं, जो भी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट है पर उन पर CPC अप्लाई नहीं होता है तो उस पर फॉरेन समन जो माना जाएगा। एंड द सेकेंड इज एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड एंड कंटिन्यूड बाय द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, by the Indian government. And third point is any civil or revenue court but the central government by the notification in gazette। तो ये तीनों कोर्ट जो हैं वो फॉरेन समन को जारी करवाएंगी, फॉरेन समन को सर्विस करवाएंगी। किस तरह से करवाएंगी, एज इट इज़ इश्यूड बाय इटसेल्फ, जैसे कि इन्होंने खुद ने उसको इशू किया है, जारी किया है। नाउ सेक्शन 28 हो गया, 29 हो गया। अब हम आते हैं रूल 2 पर। रूल टू डिफाइन द समन शैल बी अकम्पनीड विद अ कॉपी ऑफ प्लेट। जैसा कि हमने रूल इसमें पढ़ा है 27 में कि भी जब प्लेंट एडमिट हो जाएगा ऑर्डर 7 रूल 9 में तो उसके साथ में एक कॉपी होगी प्लेंट की। तो समन जब दिया जाएगा तो सेक्शन जो रूल 2 है वो ये कह रहा है कि एक कॉपी ऑफ प्लेंट अकम्पनीड होगी, उसके साथ जुड़ी होगी जब समन भेजा जाएगा, जिससे डिफेंडेंट को ये पता लग सके कि मेरे अगेंस्ट में जो केस फाइल किया गया है उसमें जो क्लेम उठाया गया है वो क्लेम क्या है और उस क्लेम के बदले में मुझसे प्लेंटिफ ने क्या क्या रिलीफ मांगे हैं। नाउ रूल 3 समन फॉर पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस यानी कि प्रेजेंस करने के लिए अगर डिफेंडेंट को पर्सनली प्रेजेंट होना है तो उसके लिए समन दिया जाएगा। जब समन दिया जाएगा तो उस पर स्पेसिफिक डे लिखा होगा कि इस दिन और इस तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना है। लेकिन फॉर द सेम डे अगर प्लेंटिफ को भी पेश होना होता है उस कोर्ट में तो कोर्ट उस वक्त ऑर्डर देगा, समन नहीं भेजेगा। यानी कि जो ऑर्डर दिया जाएगा वो प्लेंटिफ के लिए ऑन द सेम डेट होगा। लेकिन अगर बाद में अगर उसको बुलाना है, सेम डे नहीं बुलाना है, जिस दिन डिफेंडेंट आ रहा है उस दिन नहीं बुलाना है तो बाद में प्लेंटिफ के लिए भी समन जा सकता है। नाउ रूल 4 नो पार्टी इज़ टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पर्सनली अपीयर नहीं कर सकते जब तक कि इसमें कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशंस में ही उसको पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज कोर्ट उनको नहीं बुला सकता। लाइक रिजाइड्स जुरिडिक्शन विद इन द कोर्ट, वह पार्टी डिफेंडेंट जो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रह रही है। सेकेंडली आउट ऑफ द जुरिडिक्शन विद इन द 15 माइल ऑफ द कोर्ट, यानी कि वह पार्टी जो जुरिडिक्शन से बाहर है लेकिन उसकी ज़्यादा दूरी कितनी है, 50 माइल तक है। और वह पार्टी जो जुरिडिक्शन से बाहर है, थर्ड पॉइंट है, वह पार्टी जो जुरिडिक्शन से बाहर है आउट ऑफ द जुरिडिक्शन बट विद इन द किलोमीटर 200 किलोमीटर बट द ऑलमोस्ट 5th 6th डिस्टेंस कवर्ड बाय द पब्लिक कन्वेंस, यानी कि
200 किलोमीटर के दायरे में वो अगर रह रहा है और उसका जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है वो उससे बाहर है और 200 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है, जिसका 5th-6th डिस्टेंस, इसकी 5/6 दूरी वो पब्लिक कन्वेंस से अगर पूरी कर पाता है, तभी उसको पर्सनल अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज इन तीनों कंडीशंस के नहीं होने पर उसको पर्सनल अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो चाहे। नाउ रूल 4 ये भी कहता है कि चाहे तो पर्सन खुद अपीयर हो सकता है अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है, चाहे तो उसका प्लीडर हो सकता है, और अगर प्लीडर नहीं होता है तो प्लीडर किसी पर्सन को जो कैपेबल है आंसर देने के लिए रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर केस, रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, तो उसको प्रेजेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, प्रतिवादी के अलावा। नाउ रूल 5 is summons to be either settled issues और फाइनल डिस्पोजल। रूल 5 से लेके रूल 8 तक कंटेंट बताए गए हैं। रूल 5 डिफाइन करता है कि जो भी समन्स हैं वो आइदर टू बी सेटल्ड ऑफ इश्यूज और फाइनल डिस्पोज, या तो समन दिए जाएंगे किसी भी इश्यूज़ को सेटल्ड करने के लिए, या समन दिए जाएंगे किसी भी केस के फाइनल डिस्पोजिंग के लिए। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए कहा जाएगा कि सपोज़ दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी। ए ने बी पर केस फाइल किया, ए इज़ प्लेंटिफ एंड बी इज़ डिफेंडेंट। ए ने बी पर केस फाइल किया कि उसने उसका घर जो रेंट पे लिया है उसने रेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पर रेंट लेने के लिए रेंट नहीं दिया है, लेकिन उसने सिक्योरिटी अमाउंट जो 5,000 उसने डिपॉजिट करवा रखे हैं। सपोज उसका रेंट है 10,000, लेकिन उसने 5,000 जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा रखे हैं, तो 5,000 उसमें से सेट ऑफ कर लिए जाएं, जैसा कि हमने ऑर्डर 7 रूल 8 में देखा है कि जो भी रिलीफ है उसको, जो भी क्लेम रेलिंक्विश किया गया है या फिर कोई भी सेट ऑफ है, उसके रिगार्डिंग कोई भी बात रखी गई है। तो यहाँ पर जब समन जाएगा डिफेंडेंट के पास में, तो उसके साथ में प्लेंट की एक कॉपी होगी और प्लेंट में ये लिखा होगा ऑर्डर 7 रूल 8 में कि आपके खिलाफ जो केस किया गया है वो रेंट की रिकवरी के लिए है। आपने जो भी रेंट 10,000 रुपीज़ है वो नहीं दिया है, बट आपने 5,000 रुपीज़ जो स्टार्टिंग में सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, तो उस 5,000 को हम लेस कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी के 5,000 आपको सेटल्ड करने होंगे, उनको देने होंगे। तो यहाँ पर जो समन आया है वो क्या है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़। लेकिन फाइनल डिस्पोज के लिए अगर आता है तो इसमें से हम सेटलमेंट को हटा देंगे और फाइनल डिस्पोज के लिए सपोज उसने रेंट नहीं दिया है, कोई सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं है और इसके अलावा भी उसने मीन प्रॉफिट के लिए भी केस फाइल किया है, तो रिगार्डिंग टू द रिकवरी ऑफ द रेंट एंड प्लस मीन प्रॉफिट इट इज़ फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। तो उसके लिए जो समन जाएगा वो फाइनल डिस्पोजिंग के लिए होगा कि आप अपने विटनेस बुला सकते हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग आप उसमें पेश कर सकते हैं। नाउ रूल 6 फिक्सिंग द डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट को प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट में कोई डे फिक्स किया जाएगा, उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। सफिशिएंट टाइम किस लिए होगा, सर्विस ऑफ समन, जिस दिन से समन की तामील हुई है उस दिन से 30 डेज़ के भीतर, 30 डेज़ के अंदर उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना और रिटर्न स्टेटमेंट जो दिया जाएगा वो प्लेंट के अकॉर्डिंग होगा। सपोज प्लेंट में जो नंबर्स दिए हैं, पैरा दिए गए हैं, जो कि हमने प्लीडिंग्स में पढ़ा था ऑर्डर 6 में, कि उसमें जो भी दिया गया है कि किस तरह से कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शंस हैं, उस पर कौन कौन सा उसने क्लेम किया है और कौन कौन से उसने रिलीफ मांगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लेन तैयार करेगा कि जो चीज़ें हैं वो उसने एक्सेप्ट की हैं और जो कुछ चीज़ें हैं उसने डिनाई की हैं और उसके अलावा उसने कुछ और चीज़ें उसमें ऐड की हैं। तो यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा फिक्सिंग डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, वो सफिशिएंट टाइम होगा जिससे कि डिफेंडेंट अपना जो दावा है अच्छे से तैयार कर सके। Now rule 7 provision regarding to the summon to defendant to produce document relied on by him। तो ऑर्डर रूल 7 ये कहता, ऑर्डर 5 रूल 7 ये कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाना है डिफेंडेंट को जिस पर वो रिलाई करता है कि भाई रिगार्डिंग द केस ये डॉक्यूमेंट्स
मेरे लिए रिक्वायरमेंट रखते हैं और मैं इनको पेश करूंगा तो मेरा जो जवाब है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो रिलाई करता है उन डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए रूल 7 दिया गया है, जो कि ऑर्डर 8 के रिटर्न स्टेटमेंट में हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट में ऑर्डर 8 रूल 1A जो भी कॉपीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वेरीफाइड किए गए हैं, ओरिजिनल हैं, उन सबको पेश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5th रूल 7 में। Now rule 8 on fixed date issues of summon for final disposal of defendant to be directed to produce his witnesses। जिस दिन अगर कोई भी समन जारी किया गया है और ये कहा गया है कि ये फाइनल डिस्पोजल के लिए है, तो डिफेंडेंट को जो समन दिया जाएगा उसमें ये भी लिखा जाएगा कि अगर आप चाहें तो आपके जो भी विटनेसेस हैं उनको भी आप बुला सकते हैं। यानी कि विटनेसेस को बुलाने के लिए समन दिया जाएगा जो कि केस के फाइनल डिस्पोजल के लिए होगा। तो यहाँ पर किस तरह से किस इश्यूज़ किया जाएगा समन, कैसे किया जाएगा, सेक्शन 27, 28, 29 जो डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहा है, जो फॉरेन समन की बात कर रहा है, और यहाँ पे ऑर्डर 1 से लेके रूल 1 से लेके रूल 8 तक इश्यूज़ ऑफ समन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्विस ऑफ समन यानी कि जारी किस तरह से किया है और अब उसकी तामील किस तरह से होगी, किस तरह से उसको सर्विस किया जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। Till then, have a good day. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.